सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स ऑन विद्या सरिता अकेडमी। तो यहाँ पर हम अपना मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अपन इसको नीट के पर्पज से देखते हैं, जेई के पर्पज से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं हिस्ट्री में और आगे भी पूछे जाते रहेंगे क्योंकि बहुत काम का चैप्टर है। और बाकी अपन बोर्ड के हिसाब से भी इसको पढ़ेंगे, हर तरीके से अपन इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। क्लियर? ये वन शॉट वीडियो है आपके लिए जिसमें अपन पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना पहला चैप्टर है। तो भाई अपन इसकी कहानी स्टार्ट करेंगे कहां से, ध्यान से सुनिए कि भाई पुराने समय से लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते रहे कि भाई एटम कैसा होता है, एटम में क्या क्या होता है, एटम का साइज क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आते थे। फिर काफी टाइम बाद एटम की एक डेफिनेशन फिक्स करी गई। और क्या थी वो डेफिनेशन? तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। क्लियर? यहां पर चार्ज की जगह आप आयन्स बोल सकते हैं। क्लियर है? तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, आप एक पॉजिटिव आयन लो और एक नेगेटिव आयन लो और उनको मिला दो, बस बन गया आपका क्या? एटम। दिस इज कॉल्ड एटम। लेकिन अब ऐसे तो एटम कोई भी बना के दे देगा भाई कि ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, लो भैया बन गया एटम। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप आपका एटॉमिक मॉडल दुनिया के सामने पेश करोगे, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मिला के आप दुनिया के सामने रखोगे, तो क्या होगा? दुनिया आपसे क्वेश्चंस करेगी। बहुत सारे साइंटिस्ट आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, फलाना क्यों है, ढिमका क्यों है। तो फिर क्या होगा? आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने पड़ेंगे। और जब आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर देंगे, उसके बाद आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर को बोला जाएगा क्या? प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर। समझे? तो ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया और कैसे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन ने दे डाला, बस ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, बन गया एटम, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप दे दो, आपका जैसा मन है वैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर दुनिया के सामने रख दो। लेकिन क्या है कि दुनिया फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगी, उन क्वेश्चंस के आपको जवाब भी देने पड़ेंगे। क्लियर है? और अगर आपने वो जवाब दे दिए देन वेरी गुड, आपका ही एटॉमिक मॉडल बन जाएगा प्रिंसिपल एटॉमिक मॉडल। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो भैया टाटा बाय बाय। ओके, चलिए, तो अब दुनिया में लगी रेस, बहुत सारे साइंटिस्ट निकल के सामने आए और इस रेस में सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो बाहर निकल के आए वो थे डाल्टन। और डाल्टन ने इस दुनिया को सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया। क्लियर? तो चलिए जानते हैं डाल्टन ने क्या क्या बोला अपने एटॉमिक मॉडल में कि भाई एटम कैसा होता है। ठीक है? तो डाल्टन का पहला पॉइंट था कि जो एटम होता है ना, वो बहुत ही स्मॉल, हार्ड एंड अनडिविजिबल पार्टिकल है। समझे? तो एटम एक बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म और हार्ड, कठोर और अनडिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा पार्टिकल है एटम। क्लियर है सभी को? दूसरा पॉइंट क्या बोला कि भाई इस दुनिया के सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये भी डाल्टन नहीं बोला है ना, इस दुनिया के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। अब दुनिया के सारे एलिमेंट्स अगर हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं दोस्त, तो फिर अब हाइड्रोजन का मास तो कितना? 1। तो अब अगर कोई 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है कोई एलिमेंट, तो उसका मास कितना हो जाएगा? 2। कोई अगर 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है तो उसका मास हो जाएगा 3। कोई अगर 4 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है तो उसका मास हो जाएगा 4। इसका मतलब ये कि इस दुनिया के सारे एलिमेंट्स के मास या तो हाइड्रोजन के मास के बराबर या फिर उसका मल्टीपल इंटीजर, क्योंकि अब आधा, डेढ़, पौना तो हाइड्रोजन मिलेगा नहीं नेचर में। हाइड्रोजन तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो हर एलिमेंट का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर या उसका मल्टीपल इंटीजर होता है। क्या सोच के बोला भगवान जाने, लेकिन डाल्टन ने ऐसा बोला। क्लियर है सभी को? अगला पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि इस दुनिया का जो सबसे हैवीएस्ट एटम है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 250 गुना ज्यादा हैवी है, होगा उस टाइम पे, इसलिए बोल दिया उन्होंने। और इस दुनिया का सबसे जो बड़ा एटम है वो हाइड्रोजन से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ये पॉइंट्स थे डाल्टन के। तो अब डाल्टन ने अपना ये एटॉमिक मॉडल अपने मन की बातें दुनिया के सामने रखी। और जब दुनिया के सामने ये सारे पॉइंट्स डाल्टन ने रखे तो फिर अब दुनिया की बारी थी क्वेश्चंस पूछने की। तो दुनिया ने भाई पहला क्वेश्चन डाल्टन से पूछा। क्या था वो क्वेश्चन? जरा ध्यान से समझें कि भाई डाल्टन, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बोलते हो कि आपका एटम अनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है? तो जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो एक बात बताइए, एक एडिसन नाम के साइंटिस्ट आए और एडिसन नाम के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि देखिए डाल्टन, हम इस सरफेस को हीट देते हैं और इस सरफेस को हीट देते हैं तो इस सरफेस मतलब क्या? बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन सरफेस। ठीक है? तो जब हमने इस सरफेस को हीट दी डाल्टन, तो देखिए डाल्टन, इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। मींस व्हाट? एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या डाल्टन? इसका मतलब आपका एटम
टूट गया। और आप बोलते थे कि आपका एटम कैसा है, अनडिविजिबल। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे डाल्टन। तो डाल्टन का पहला ड्रॉबैक यही था कि डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन थर्माइनिक एमिशन। डाल्टन थर्माइनिक एमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर सके। थर्माइनिक एमिशन मींस सरफेस को हीट देना और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आना। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ये क्या कहलाता है, थर्माइनिक एमिशन। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, डाल्टन से एक और क्वेश्चन पूछा गया। वो क्या क्वेश्चन था, ध्यान से समझे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई डाल्टन, आप बोलते हो कि इस दुनिया के सारे एलिमेंट्स के मास हाइड्रोजन के मास के बराबर या फिर उसका मल्टीपल इंटीजर होते हैं। क्लियर है। डाल्टन ने बोला यस। तो फिर एक बात बताइए, हाइड्रोजन का मास 1, तो आपके कहने का मतलब इस दुनिया के सारे एलिमेंट्स के मास या तो 1 या 2 या 3 या 4 5 6 7 8 डॉट 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 यही सब होगा। डाल्टन बोले यस। लेकिन जैसे ही क्लोरीन की डिस्कवरी होती है, किसकी डिस्कवरी होती है, क्लोरीन की। क्लियर है। तो जैसे ही क्लोरीन की डिस्कवरी हुई तो दोस्त क्लोरीन का मास निकला 35.5 AMU और डाल्टन का भैया यहीं पर खेल खत्म हो गया है। भाई डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लोरीन का मास 35 होता चल जाता, 36 होता चल जाता, लेकिन ये 35.5 कहां से आ गया। क्लियर। तो ये 0.5 ये डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि डाल्टन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन में तो कभी मास हो ही नहीं सकता किसी एलिमेंट का। क्लियर। तो इन दो बातों को डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर सके और डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को वहीं पर खत्म कर दिया गया। क्लियर है। अब भाई किसी और का नंबर आया। बहुत सारे साइंटिस्ट लाइन में लगे हुए थे। तो अगले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। जे थॉमसन। क्लियर है। तो अगला मॉडल हम पढ़ने वाले हैं जे थॉमसन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके चलिए। तो जे थॉमसन ने भाई पूरा दिमाग लगाया कि डाल्टन कहां फेल हुए। ध्यान से समझना, जे थॉमसन ने क्या दिमाग लगाया कि डाल्टन कहां फेल हुए। और डाल्टन वहां फेल हुए कि डाल्टन थर्माइनिक एमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि जब किसी सरफेस को हीट दी जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। इस चीज को डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो इस चीज को जे थॉमसन ने पूरी ताकत लगा दी समझाने के लिए कि सरफेस में से कैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए। क्लियर है। मतलब एटम को कैसे तोड़ा जाए। इस बात को थॉमसन ने बड़ी चतुराई के साथ दुनिया के सामने पेश किया, लेकिन थे गलत। और इस बात को गलत कौन प्रूफ करेगा, रदरफोर्ड। क्लियर। चलिए तो देखते हैं थॉमसन ने क्या बोला। थॉमसन का क्या कहना था थॉमसन का क्या कहना था कि एटम इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर। एटम एक कैसा है, सॉलिड स्फीयर की तरह है। और इस सॉलिड स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। और इस तरीके से अपना जो एटम है वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उतना जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। तो ये बात डाल्टन जे थॉमसन ने एक्सप्लेन करी। और क्या बोला जे थॉमसन ने कि अपना जो एटम है, अब जे थॉमसन देखना किस तरीके से समझा रहे हैं कि एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आ रहा है। क्लियर है। तो ध्यान से सुनेंगे। तो किस तरीके से समझाया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम है ना वो एक सॉलिड स्फीयर की तरह है। और वो भी कैसा सॉलिड स्फीयर, जो वाटरमेलन जैसा होता है। अब वाटरमेलन सबने देखा, वाटरमेलन जब अपन खाते हैं उसको कट करते हैं तो उसमें अंदर रेड पोर्शन होता है जिसको अपन खा जाते हैं, और बीच बीच में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं जिनको अपन थूक देते हैं। क्लियर। तो फिर ठीक ऐसा ही एटम है। उस रेड कलर के पोर्शन को, वाटरमेलन में जो रेड कलर का पोर्शन होता है जिसको हम खा जाते हैं, उसको आप क्या मानो, पॉजिटिव चार्ज। तो इनने क्या बोला जे थॉमसन ने कि एटम के मतलब सॉलिड स्फीयर में पूरे वॉल्यूम में आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है। पूरे वॉल्यूम में कौन डिस्ट्रीब्यूट रहता है, पॉजिटिव चार्ज। पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक वाटरमेलन के अंदर पूरा वॉल्यूम में रेड कलर का जो पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक उसी तरीके से एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है। क्लियर। और बीच बीच में जैसे वाटरमेलन के अंदर ब्लैक कलर के सीड्स फंसे रहते हैं, ठीक उसी तरीके से बीच बीच में एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहता है, मतलब फंसा रहता है। क्लियर। इस तरीके से अब हम जब वाटरमेलन खाते हैं
तो रेड कलर का पोर्शन जो है वो खा जाते हैं और मतलब ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं उन्हें थूक देते हैं। ठीक उसी तरीके से जब एटम को हीट दी जाती है तो ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में बंधा हुआ है, दोस्त दोस्त, समझ रहे हो, भाई भाई सब आपस में बंधे हुए हैं। लेकिन बेचारे नेगेटिव चार्ज जो हैं वो एक दूसरे से दूर हैं और वो आपस में बंधे हुए नहीं हैं। इसलिए जब इसको हीट दी जाती है तो भाई भाई तो सब आपस में बंधे हुए हैं और नेगेटिव चार्ज बेचारे आपस में बंधे हुए नहीं है, इसलिए वो यहां से कट लेते हैं। तो समझ में आया किस तरीके से थॉमसन ने बत्ती मारी दुनिया को कि भाई इस तरीके से एक एटम में से जब अपन हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है? हालांकि थे गलत और इस बात को किसने समझाया? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे, है ना। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल किसकी तरह बिहेव करता है। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल एक इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ थॉमसन कैन एक्सप्लेन थर्मियोनिक एमिशन। इन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर आते हैं। भले ही गलत समझाया लेकिन उस टाइम पर तो समझा दिया ना। ठीक है, और इनका एटॉमिक मॉडल किसकी तरह था? एक वाटरमेलन की तरह। किसकी तरह था? वाटरमेलन की तरह। ये बात है आपको जे थॉमसन के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दुनिया के सामने पेश कर दिया भाई। अब बारी दुनिया की थी क्वेश्चन पूछने की, तो दुनिया भी पीछे कहाँ रहने वाली थी भाई, उनने भी खूब बढ़ चढ़ के क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, लेकिन इनके क्या क्वेश्चंस थे वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? क्योंकि रदरफोर्ड के क्वेश्चंस, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ही बना इनका ड्रॉबैक। रदरफोर्ड ने एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट कराया अपने दो स्टूडेंट्स गीगर और मार्सडेन से, और गीगर और मार्सडेन ने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसके जो रिजल्ट्स थे वो रदरफोर्ड को बताए। और जब रदरफोर्ड ने वो रिजल्ट सुने तब जाकर रदरफोर्ड की दिमाग की बत्ती जली कि थॉमसन गलत बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या रिजल्ट्स थे, क्या बत्ती जली, वो सब अपन आगे समझेंगे। तो अपन यहां पर थॉमसन का जो ड्रॉबैक है वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन देखेंगे गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, जो किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला गीगर और मार्सडेन से करने के लिए। क्लियर है? पहले उसको समझते हैं, फिर रदरफोर्ड ने थॉमसन से क्या क्वेश्चन किया वो समझेंगे, और फिर क्या ड्रॉबैक, कैसे प्रूफ हो गया कि थॉमसन गलत थे, वो अपने आप अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो गीगर और मार्सडेन, तो भाई रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स थे गीगर और मार्सडेन। तो गीगर और मार्सडेन से रदरफोर्ड ने बोला कि भाई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। दोनों स्टूडेंट्स ने बोला बिल्कुल गुरुजी, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट का नाम बताइए और सेटअप बताइए, हम लगाते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं और आपको उसके रिजल्ट्स बताते हैं। क्लियर? तो चलिए, रदरफोर्ड ने बोला कि भाई एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आपको मैं बताता हूं सेटअप, तो लगाइए। चलिए, तो ये रहा आपका अल्फा पार्टिकल सोर्स, देख लीजिए भाई। अल्फा पार्टिकल सोर्स मतलब ये अल्फा पार्टिकल को एमिट करने वाला है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल सोर्स, तो यहां पर सबसे पहले अल्फा पार्टिकल सोर्स। क्लियर है सभी को? अल्फा पार्टिकल सोर्स जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यूरेनियम वगैरह जो खुद से ही अल्फा पार्टिकल, बीटा, ये सब निकालते रहते हैं। चलिए, तो अल्फा पार्टिकल सोर्स, और उसने अल्फा पार्टिकल को एमिट किया और ये अल्फा पार्टिकल यहां से जलते हैं। चलिए भाई, ये अल्फा पार्टिकल चले यहां से, और इन अल्फा पार्टिकल के पास जो एनर्जी थी वो रखी गई लगभग 5 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी ही एनर्जी क्यों रखी गई, ज्यादा क्यों नहीं रखी? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, एक कारण है, जो अपन बाद में आगे अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन समझेंगे। अब क्या हुआ, इन अल्फा पार्टिकल्स के पास इतनी सारी एनर्जी थी। अब उस एक्सपेरिमेंट को अपन ऐसे देख रहे हैं, अगर बाई चांस कहीं इतनी एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल भटक गया रास्ते से और अपने मुंह पर आके गिरा तो अपन तो धुआं बन जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या करा गया, चारों तरफ लेड की दीवारें लगा दी गई। ठीक है, लेड की ही दीवारें क्यों लगाई गई? क्योंकि अल्फा पार्टिकल कितना भी ताकतवर बना रहे लेकिन लेड की बनी हुई दीवारों को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो बाई चांस अगर ये अपने पाथ से भटकते भी हैं तो लेड की दीवारें इन्हें वापस से क्या कर देंगी, सीधा कर देंगी। बेटा सीधा चलना है आपको। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल कहां से पास कराए गए, लेड की बनी हुई दीवारों के बीच में से। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल लेड की बनी हुई दीवारों में से चलता हुआ पार करता हुआ पहुंचता है गोल्ड फॉइल के पास। तो यहां पर ये गोल्ड फॉइल है, मतलब गोल्ड के बहुत सारे एटम्स। ठीक है, तो गोल्ड के एटम्स के ऊपर ये अल्फा पार्टिकल्स गिरने वाले हैं। गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज करी गई, तो इसके पीछे भी एक कारण है।
गोल्ड उस टाइम का सबसे मैलेबल मेटल रहा होगा, इसलिए क्योंकि पतली है ताकि इजीली अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट कर सके, ठीक है, और अपन उसके ट्रेजेक्ट्री को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, इसलिए गोल्ड फॉइल को यूज करा गया है। और गोल्ड को अपन जानते हैं कितना पतला किया जा सकता है, लगभग 10⁻⁻7 मीटर, लगभग 1 माइक्रोमीटर आप अप्रोक्स याद रख सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर तक इसको पतला किया जा सकता है। और फिर ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरते हैं। पीछे लगाई गई एक ZNS स्क्रीन, क्या लगाई गई, ZNS स्क्रीन। अब भाई इसके भी पीछे एक कारण है कि भाई ZNS स्क्रीन ही क्यों लगाई गई तो ZNS स्क्रीन इसलिए लगाई गई कि हर चार्ज पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी ना किसी से टकराता है तो शाइनिंग प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी है कि जब वो ZNS स्क्रीन से कोलिजन करता है, उसके ऊपर टकराता है, तो फिर वहां पर शाइनिंग प्रोड्यूस करता है, वहां पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा अल्फा गया तो इधर था लेकिन पहुंच कहां गया। समझ रहे हो ना। मान लो शाइनिंग वहां पे प्रोड्यूस होती है तो अपन क्या समझेंगे कि भाई भेजा तो सीधा था, वहां शाइनिंग प्रोड्यूस हो रही, मतलब वो अपने रास्ते से भटक गया, स्कैटर हो गया। क्या हो गया, स्कैटर। मान लो शाइनिंग नीचे प्रोड्यूस हुई तो भेजा तो सीधा था, शाइनिंग नीचे प्रोड्यूस हो रही, इसका मतलब क्या है, वो नीचे की तरफ स्कैटर हो गया। तो इसलिए ZNS स्क्रीन को यूज करा गया। अब यहां पर एक एंगल कैलिब्रेटेड स्केल भी यूज करी गई। एंगल कैलिब्रेटेड स्केल का भाई क्या यूज था, अरे भाई आपके अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, अब अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं तो एंगल भी पता कर लो उसमें क्या जा रहा है, तो इसलिए एंगल कैलिब्रेटेड स्केल लगाई गई। अब मान लो वहां पर शाइनिंग प्रोड्यूस हो रही है तो देख लो वहां पे कितना एंगल यहां पर कैलिब्रेटेड है, ठीक है, तो आपको एंगल भी पता चल जाएगा कि भाई आपने भेजा सीधा था, 30 डिग्री पे शाइनिंग प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 30 डिग्री पे वो स्कैटर हो गया। और अगर सामने ही शाइनिंग प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या है, 0 डिग्री पे, मतलब कोई स्कैटरिंग वहां पर उसकी कोई डिफ्लेक्शन उसका नहीं हुआ। क्लियर है। तो ये पूरा सेटअप रदरफोर्ड ने बताया गीगर और मार्सडेन को, गीगर और मार्सडेन ने ये पूरा सेटअप लगाया और अब देरी थी बस यहां पर देखने की कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड के एटम्स पर गिरे तो वहां पर क्या क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ। इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, गोल्ड का इस पूरे सरफेस को नहीं देखते, अपन केवल एक एटम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर एक एटम के ऊपर ये अल्फा पार्टिकल जब गिरे तो क्या क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल थे कितने, लगभग 8000, लगभग कितने अल्फा पार्टिकल भेजे गए थे, 8000, ठीक है। चलिए, तो गोल्ड का एक एटम अपन ने बाहर निकाल लिया, देखो यहां पे ये रहा गोल्ड का एक एटम, ठीक है। तो गोल्ड का एक एटम अपने बाहर निकाल लिया। चलिए, ये रहा गोल्ड का एक एटम और इस एक एटम के ऊपर भेजे गए अल्फा पार्टिकल्स। चलिए, तो अल्फा पार्टिकल्स को भेज देते हैं दोस्त अपन। अल्फा पार्टिकल को अपन दिखा देते हैं यहाँ पे ब्लू कलर से। चलिए, ब्लू कलर से अपन अल्फा पार्टिकल्स को दिखाने वाले हैं। तो क्या देखा गया, अब ध्यान से समझना है ना। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड के एटम पे गिरे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो सेंटर से काफी दूर थे, ऐसे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड के अंदर से घुस के सीधे पास हो गए। क्या बात है। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल थे मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड के अंदर घुस के और सीधे पास हो गए। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड के अंदर घुस के सीधे पास हो गए। ऐसे अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम थे। कितने थे? मैक्सिमम। क्लियर? चलिए, और कुछ अल्फा पार्टिकल के साथ क्या देखा गया, चलिए अब वो समझते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम तो सीधे पास हो गए, अब कुछ अल्फा पार्टिकल जिनको अपन रेड कलर से दिखाने वाले हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थोड़ा सेंटर के पास से जा रहे थे वो स्कैटर हो गए। वो डिफरेंट एंगल पे क्या हो गए? स्कैटर हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। क्लियर? ये थे फ्यू। ये क्या थे? फ्यू। और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू, जो बिल्कुल सेंटर की तरफ जा रहे थे, पता नहीं क्या दिखाई दिया और वहीं से वैसे ही वापस लौट गए 180 डिग्री पर। तो ये तीन चीजें देखी गई और ये थे वेरी फ्यू। लगभग अपन बोल सकते हैं 1 in 8000, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल सीधा गया और वापस लौट गया। भगवान जाने उसको क्या दिखाई दिया वहां पे। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स यहां पर गीगर और मार्सडेन को नजर आए।
क्या क्या, एक बार वापस से अपन रिवाइज करते हैं कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से सीधे पास हो गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर स्कैटर्ड हो गए, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री पर स्कैटर्ड हुए, या फिर आप बोल दो कि 180 डिग्री पर रीबाउंस हो गए। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स गीगर और मार्सडेन को मिले, और ये तीनों पॉइंट्स गीगर और मार्सडेन ने किसको बताए? रदरफोर्ड को। ओके, तो रदरफोर्ड के पास जब गीगर और मार्सडेन पहुंचे तो उन्होंने बोला भाई बताओ क्या मिला आपको एक्सपेरिमेंट में? तो उन्होंने बोला 3 चीजें देखने को मिली। तो पहली चीज हम आपको बताते हैं सर, सुनिए। पहला पॉइंट कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर घुसे और सीधे पास हो गए, और रदरफोर्ड का यही दिमाग खराब हो गया कि एटम के अंदर से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे कैसे पास हो सकते हैं? तो गीगर और मार्सडेन ने बोला सर हुआ तो ऐसा ही है कुछ। तो तुरंत गीगर और मार्सडेन की इस बात को रदरफोर्ड ने खुद भी देखा कि एटम के अंदर से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए, और रदरफोर्ड ने तुरंत थॉमसन को फोन लगाया। क्योंकि थॉमसन क्या बोलते थे? थॉमसन बोलते थे, क्या बोलते थे थॉमसन? थॉमसन बोलते थे कि एटम के पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है। अब भैया आप बताओ, अगर एटम के पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है, एटम के पूरे वॉल्यूम में अगर पॉजिटिव चार्ज है और हमारा अल्फा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के अंदर से पॉजिटिव घुस के सीधा कैसे पास हो गया? यार थोड़ा तो डिफ्लेक्शन करा देते यार, समझे? तो ये बात रदरफोर्ड को नहीं पची, और रदरफोर्ड ने तुरंत फोन लगाया, आजा बेटा थॉमसन चाय पीने। तुमने क्या बोला था? तुमने क्या बोला था कि एटम के पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये लेकिन ये क्या हो गया? एटम के अंदर तो पॉजिटिव घुस के सीधा पास हो गया, कोई रिपल्शन ही नहीं हुआ। तो थॉमसन ने वहीं हाथ जोड़ लिए, भाई मन से बताई थी थ्योरी, गलत हो गई, जितने दिन चल सकी उतने दिन ही सही, है ना? तो यहां ये था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो था वो बना थॉमसन का ड्रॉबैक। तो यही अपना यहां पर पॉइंट लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं, आफ्टर द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, है ना? तो ये है ड्रॉबैक किसका? थॉमसन का। ठीक है, तो आफ्टर द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट वाज प्रूव्ड दैट देयर इज नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम एंड मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, एटम के अंदर पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जो कि कौन बोलते थे? थॉमसन बोलते थे, गलत बोलते थे। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था थॉमसन का। ठीक है, हाँ, दूसरा रिजल्ट रदरफोर्ड ने पूछा, तो फिर पहला रिजल्ट तो मिल गया ना, रदरफोर्ड को पहला रिजल्ट बता दिया है गीगर और मार्सडेन ने कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए हैं। ठीक है, दूसरा रिजल्ट कि कुछ स्कैटर हो गए हैं और कुछ मतलब वेरी फ्यू जैसे गए थे वैसे ही रिबाउंस हो गए हैं। अब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल इस दुनिया के सामने पेश किया। रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि यार मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर घुस के सीधे पास हो गए, इसका मतलब क्या? ना तो उन्हें किसी ने अट्रैक्ट करा, ना उन्हें किसी ने रिपेल करा। इसका मतलब क्या है कि एटम का शायद मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी है। एटम का मैक्सिमम पोर्शन क्या है? एम्प्टी। तो रदरफोर्ड का पहला पॉइंट यही बना। क्या था पहला पॉइंट? रदरफोर्ड का पहला पॉइंट था कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास्ड फ्रॉम गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बट इन एक्चुअल, ये एक सीक्रेट है जो आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, एक्चुअल में क्या अपन बोलते हैं ना कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था, उनमें भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन था, उनमें भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन था, बहुत ही नेग्लिजिबल, जिसको लगभग 0 डिग्री ही मान लिया गया। अब मान लो आप नीट या जेई का कोई एग्जाम देते हैं और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हुए, फर्स्ट ऑप्शन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विद अ स्मॉल डिफ्लेक्शन, तो आप टिक करेंगे विद अ स्मॉल डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन नहीं होता है विद अ स्मॉल डिफ्लेक्शन, तो फिर आप टिक करेंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। क्लियर है? आपको ये बात क्लियर है? ये एक सीक्रेट है, समझे, जो आप हमेशा याद रखेंगे, और अगर ऑप्शन में मिलता है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल छोटे से एंगल पे स्कैटर हुए थे, तो वो टिक करेंगे, फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए थे। क्लियर? चलिए, तो याद रखेंगे। और अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं मेंशन है, ऑप्शन ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल छोटे से एंगल पर स्कैटर हुए थे, तो फिर आपको सीधा यही टिक करना है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए थे। ठीक है, few alpha particle deflect at different angle और very few alpha particle more than 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इसके बेस पर रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट,
तो पहला क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट फ्रॉम द गोल्ड फॉइल, इट मींस मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का मैक्सिमम पोर्शन क्या था, खाली था, ठीक है, क्योंकि उनको अल्फा पार्टिकल को ना किसी ने अट्रैक्ट करा ना किसी ने रिपेल करा। दूसरा कि भाई अपन ने क्या देखा था कि यहां पे डायग्राम में देखेंगे ये देखिए, हाँ, सेंटर के पास से जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे उनमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, ये देखो, है ना। तो भाई अपने अल्फा पार्टिकल जो कि कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज को किसी ने रिपेल कर दिया, इसका मतलब हो ना हो सेंटर पर कोई ना कोई पॉजिटिव तो बैठा है, ठीक है। और ध्यान से देखो, जो पार्टिकल बिल्कुल सेंटर की तरफ गया वो तो एकदम रिबाउंस ही हो गया, इसका मतलब क्या, और वो भी 5 to 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी वाला अल्फा पार्टिकल रिबाउंस हो गया। इसका मतलब क्या, सेंटर पर जो भी बैठा है वो छोटा मोटा पॉजिटिव नहीं है, वो पप्पा है बेटा। इतनी हाई एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल को रिपेल करने की ताकत किसके पास है, एक हाईली पॉजिटिव चार्ज के पास। तो रदरफोर्ड ने फिक्स कर दिया कि भाई एटम के सेंटर पर कोई छोटा मोटा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो एक हाईली पॉजिटिव चार्ज है। तो यही रदरफोर्ड का सेकंड पॉइंट था, ठीक है। तो रदरफोर्ड का सेकंड पॉइंट क्या है कि हाँ, few alpha particle scattered at different angle, it means highly positive charge is present at a midpoint. Clear? After some time it was called nucleus, और फिर उसको नाम भी दिया रदरफोर्ड ने, क्या, न्यूक्लियस। क्लियर? इसके अलावा और भी पॉइंट्स बताए। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की अपन ने ट्रेजेक्ट्री देखी थी, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ये है, देखिए स्कैटरिंग की, है ना। तो इस ट्रेजेक्ट्री के बेस पर अपना ये देखिए, सीधा जो अल्फा पार्टिकल गया वो यहां से स्कैटर हो गया, मतलब यहां से रिफ्लेक्ट रिबाउंस हो गया, फिर इधर से भी उन्होंने भेजा, वो यहां से रिबाउंस हो गया, ऊपर से भी भेजा, इधर से भी भेजा। तो जहां जहां से वो रिपेल हो रहे थे उतना उतना उन्होंने एक स्फीयर बनाया और उसकी स्फीयर का साइज दे दिया, और उस बेस पर उन्होंने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज भी फिक्स कर दिया कि भाई न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, जो कि लगभग 1 फर्मी के इक्वल होता है। क्लियर सभी को? चलिए, लास्ट पॉइंट क्या था, रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि पूरे एटम का 99.9% मास न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट होता है ना। ये देखिए, ये एटम और उसका ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस एटम का 99% मास कहां पर कॉन्सेंट्रेट है, 99.9% मास न्यूक्लियस के ऊपर, और एटम का होल पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। एटम का जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी कहां रहता है, न्यूक्लियस के ऊपर। क्लियर? इसीलिए एटम और बाहर जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, एटम का न्यूक्लियस और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनका अगर सेंटर ऑफ मास देखोगे तो सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, क्योंकि 99% मास न्यूक्लियस के पास है, ठीक है। तो ये थे रदरफोर्ड के रिजल्ट्स, और रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दुनिया के सामने रख दिया, ठीक है। तो आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन अब रदरफोर्ड ने जब ये अपने रिजल्ट्स दुनिया के सामने रखे, तो अब बारी रदरफोर्ड की भी थी, भाई दुनिया इनसे क्वेश्चन पूछेगी, और रदरफोर्ड ने अगर उनके क्वेश्चंस के जवाब दे दिए तो फिर रदरफोर्ड के ये सारे पॉइंट्स बन जाएंगे प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर। अदरवाइज अगर वो क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाए तो फिर रदरफोर्ड यहां पर फेल हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, रदरफोर्ड से इस दुनिया ने क्या क्वेश्चन किए डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को जैसे बोर्ड में अगर ये डायग्राम आता है तो यहां पर आप ये अल्फा पार्टिकल जो आपने भेजे हैं यहां पे दिखा भी सकते हो। कुछ अल्फा पार्टिकल्स को आप सीधे भेज देना, कुछ को स्कैटर करके दिखा देना, और यहां पर आप लिख सकते हो कि ये थे मैक्सिमम, जो सीधे पास हुए वो मैक्सिमम, ये थे फ्यू, और ये थे वेरी फ्यू। ओके, चलिए, ओके, तो अपन बढ़ते हैं कि रदरफोर्ड से इस दुनिया ने क्या क्वेश्चन पूछे। यहां पर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि लेड ब्रिक्स क्यों यूज करे गए थे इसमें एक्सपेरिमेंट में, तो आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ZNS स्क्रीन क्यों यूज करी गई थी, स्कैटरिंग एंगल क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल जिस एंगल पर स्कैटर हो रहे थे। क्लियर? चलिए, ऑब्जर्वेशंस आपको बताई दिए हैं तीनों, और फिर इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पर रदरफोर्ड ने किस तरीके से अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है।
चलिए, अब रदरफोर्ड से क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो रदरफोर्ड से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, रदरफोर्ड से 2 क्वेश्चन पूछे गए और रदरफोर्ड उन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर सके। इस वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो कि पूरा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, सब कुछ सही था, फिर भी उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई। और इसका कारण कि उनसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए और उन दोनों क्वेश्चंस में से वो किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते वो 2 क्वेश्चंस क्या थे। ठीक है, चलिए तो देखते। रदरफोर्ड से पहला क्वेश्चन पूछा गया कि रदरफोर्ड एक बात बताओ, रदरफोर्ड से एक पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया जो कि था रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, किसके रिगार्डिंग था, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो रदरफोर्ड से पूछा गया, रदरफोर्ड यहां आओ, एक क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। रदरफोर्ड बोले ठीक है पूछो। तो रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया, रदरफोर्ड ये आपका एटम है जिसके बीच में आपने क्या बोल दिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, और ऑर्बिट्स में आपने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए रदरफोर्ड ने बोला बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो रहा है। तो अब रदरफोर्ड एक बात बताइए, आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है और ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट है। रदरफोर्ड बोले बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑर्बिट एक सर्कुलर ऑर्बिट है और मेरा इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। तो फिर अब रदरफोर्ड एक बात बताइए, आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है। रदरफोर्ड ने बोला बिल्कुल सही बात, मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है। रदरफोर्ड फंसते जा रहे हैं अपनी बातों में, है ना, ध्यान से सुनना। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कल पर घूम रहा है। रदरफोर्ड बोले बिल्कुल सही बात, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। रदरफोर्ड बोले बिल्कुल सही बात है, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटीन्यूअस चेंज होती रहती है। तो रदरफोर्ड इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। रदरफोर्ड बोले बिल्कुल सही। तो अब रदरफोर्ड, अब मेरे लास्ट क्वेश्चन का जवाब दो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो क्या एमिट करता है। रदरफोर्ड बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एनर्जी। तो इसका मतलब रदरफोर्ड, आपका इलेक्ट्रॉन भी यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। और रदरफोर्ड बोले यस बिल्कुल करेगा। तो फिर लोगों ने पूछा कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी तो कम होती जाएगी, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। तो फिर रदरफोर्ड एक बात बताइए, रदरफोर्ड एक बात बताइए, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, ऐसे 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 चक्कर खाते हुए कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। स्पाइरल पाथ बनाते हुए कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। रदरफोर्ड वहीं पर खड़े हो गए। और आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, मतलब आपका एटम हो गया अनस्टेबल। लेकिन रदरफोर्ड ऐसा हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये रदरफोर्ड से पूछा गया। और रदरफोर्ड वहां पर एकदम साइलेंट। रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि इलेक्ट्रॉन एकदम शांति से अपनी ऑर्बिट में क्यों घूम पा रहा है, वो एनर्जी एमिट क्यों नहीं कर रहा है ना, एटम स्टेबल क्यों है। रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है मतलब धीरे धीरे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा मतलब उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और स्पाइरल पाथ बनाते हुए वो एक टाइम के बाद न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन मस्त अपना ऑर्बिट में घूम रहा है टकाटक, कोई एनर्जी एमिट नहीं कर रहा, भयंकर स्टेबल है। लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो अनस्टेबल होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड का ड्रॉबैक रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके। हालांकि रदरफोर्ड बस अपने क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए, बाकी उन्होंने जो बोला था वो सब सही बोला था, है ना। रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल हो जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एमिट करनी चाहिए थी, और धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाती और वो न्यूक्लियस में गिर जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो मतलब क्या है, एटम स्टेबल है, एटम स्टेबल है, लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल है। ओके, चलिए सेकंड ड्रॉबैक क्या था। सेकंड ड्रॉबैक मतलब सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन रदरफोर्ड से क्या पूछा गया जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सके।
ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन था, इसको अपन बोलते हैं रदरफोर्ड का ड्रॉबैक रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके, चलिए, तो रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम इसको हम समझाते हैं आपको, ध्यान से देखो भाई। अब एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने रदरफोर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके। रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया कि रदरफोर्ड बेटा एक बात बताओ, आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, वॉक कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। ओके, अब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। रदरफोर्ड बोले बिल्कुल सही कर रहा है ना। अब सर्कुलर ऑर्बिट में एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है और आपका चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, तो वो कंटिन्यूअस क्या एमिट करेगा, कंटिन्यूअस क्या एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। कंटिन्यूअस क्या एमिट करेगा, एनर्जी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब जब एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो क्या एमिट करेगा, एनर्जी, है ना, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूअस घूम रहा है ना ऑर्बिट में, तो कंटिन्यूअस घूम रहा है इसका मतलब कंटिन्यूअस एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है ना, तो कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट करेगा ना। तो हमें जो भी एनर्जी मिलेगी वो कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलेगी ना। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में कोई गैप नहीं होगा। रदरफोर्ड बोले बिल्कुल सही, कंटिन्यूअस एनर्जी मिलनी चाहिए। तो साइंटिस्ट बोला कि लेकिन कंटिन्यूअस मिल नहीं रही बेटा, 1 मिला उसके बाद सीधे 5 मिला, बीच के 2 3 4 गायब है, 6 मिला 7 मिला उसके बाद सीधे 10 मिला, 8 और 9 लापता है। मतलब स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए एनर्जी का, मतलब अपन को जो एनर्जी एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कंटिन्यूअस सर्कल में घूम रहा है ना। अब कंटिन्यूअस सर्कल में घूम रहा है तो हर कदम कदम पे एनर्जी एमिट करेगा, कदम थोड़ा चला एनर्जी, थोड़ा चला एनर्जी, कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट करेगा। तो हमें जो एनर्जी मिलेंगी वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन जो मिल रही थी वो कंटिन्यूअस नहीं थी, और इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके, जिसको हम बोलते हैं कि रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड एनर्जी स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके। क्लियर? और रदरफोर्ड को उतनी वैल्यू नहीं मिल पाई, और इन दोनों क्वेश्चंस को फिर आकर एक्सप्लेन किसने किया, तो उस साइंटिस्ट का नाम था बोहर ना, नील्स बोहर। और नील्स बोहर ने धमाका मचा दिया, समझ रहे हो क्या, मतलब रदरफोर्ड के क्वेश्चन के आंसर कर डाले और भैया पूरा एटम ही खोल के रख दिया, है ना। रदरफोर्ड के आंसर्स तो करे ही उन्होंने, रदरफोर्ड के क्वेश्चंस, मतलब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल तो था ही पूरा सही, एक्सपेरिमेंट पे बेस था, बस वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाए, तो वो नील्स बोहर ने आके कर दिए। और नील्स बोहर ने इनके क्वेश्चन के आंसर भी दे डाले, साथ ही साथ हर एटम के ऑर्बिट की रेडियस दे डाली, इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स में कितनी स्पीड से चलता है वो स्पीड दे डाली, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है वो एनर्जी भी दे डाली, करंट कितना होता है हर ऑर्बिट में, सब बता डाला। भाई बोहर ने पूरा एटम खोल के रख दिया दुनिया के सामने। क्लियर? तो अब अपन बोहर को देखेंगे, उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो अपने नीट जैसे एग्जाम में या जेईई जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स आर गिवन बाय, है ना। अपन ने देखा ना कि जब एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स गिराए गए थे तो कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए थे कि नहीं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं, तो वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दिए जाते हैं इस फॉर्मूले से। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर गिवन बाय के जेड स्क्वायर, यहां पर के सभी को पता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9। ओके, और z है एटॉमिक नंबर, कौन से एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी गई। जनरली यूरेनियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है ना, अगर गोल्ड आता है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 79, यूरेनियम होता है तो 92, है ना। तो यहाँ पर वो एटॉमिक नंबर आपको रखना है, और किस एंगल पर आपको नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स पूछे गए हैं यहाँ पर वो एंगल रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो, बाई चांस अगर इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। के जेड स्क्वायर sin raised to 4 θ/2। ओके, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक यहां पर ग्राफ भी है। क्या ग्राफ है, ध्यान से देखेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये ग्राफ है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। ठीक है,
तो जब आपको पता है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब जब स्कैटरिंग एंगल बहुत छोटा है तो उस पर अल्फा पार्टिकल्स के नंबर क्या है, बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है अल्फा पार्टिकल्स के नंबर क्या हो रहे हैं, कम, और 180 डिग्री पर तो लगभग एक ही था। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। ओके, चलिए इसके अलावा यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है जो अभी हमने आपको पीछे बताया। तो देखो क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 60 डिग्री आर 1000, देन फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 90 डिग्री। अगर 60 डिग्री पर 1000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए तो फिर आपको बताना है 90 डिग्री पर कितने पार्टिकल्स स्कैटर होंगे। ठीक है, मतलब ये आपके पास एक एटम है और उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग करी गई अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी गई तो 60 डिग्री पर तो आपको बोला गया है कि 1000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए, 60 डिग्री पर 1000। अब आपसे पूछा गया 90 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल गए, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो यहां के अल्फा पार्टिकल आपको बताने हैं। ओके, तो चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला n इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर साइन रेस टू 4 थीटा बाय 2। तो अगर अपन 60 डिग्री की बात करें, ठीक है, तो के जेड स्क्वायर है ना, अब एटम तो फिक्स है ना, एक ही एटम के ऊपर देख रहा है तो एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट हो गया, साइन रेस टू 4 60 बाय 2, और 60 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल हैं, 1000। ठीक है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, के जेड स्क्वायर और साइन ये 30 डिग्री बचेगा ना, तो साइन की पावर 4 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, हाफ। ठीक है, तो 1000 इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर और हाफ की पावर 4 मतलब 1/16, 1/16। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, वरना एक स्टेप और बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ही मान लेते सीधे। अब 90 डिग्री पर बात करते हैं। 90 डिग्री पर बात करें तो हमें वहां पर अल्फा पार्टिकल निकालने हैं, मतलब ये अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर से अपन ने वही इसी फॉर्मूले वैल्यू पुट करी के जेड स्क्वायर, और इस बार एंगल की वैल्यू क्या रखोगे, 90 डिग्री, तो साइन रेस टू 4 90 डिवाइड बाय 2 मतलब 45, और साइन 45 1/√2, 1/√2 की पावर 4 मतलब 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहां से क्या होगा, 90 डिग्री पर अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन कितना, 1/4। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दो या 2 में 1 का डिवाइड कर दो, कैसे भी सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, 90 डिग्री पर स्कैटर अल्फा पार्टिकल अपॉन 1000 इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 4 जा, सॉरी यहां से ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16/4, कितना आ जाएगा 16। इसको डिवाइड करेंगे अपन, इक्वेशन 2 से अपन को 2 में 1 का डिवीजन किया ना, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 16। ठीक है, ये बचेगा 1/4, और यहाँ से 90 डिग्री पर आपके स्कैटर अल्फा पार्टिकल आ जाएंगे 1000 डिवाइड बाय 4, और आंसर हो जाएगा 250। कितना, 250। तो 60 डिग्री पर अपने अल्फा पार्टिकल कितने थे, 1000, और 90 डिग्री पर कितने निकले, 250। तो देखो एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है आपके स्कैटर अल्फा पार्टिकल्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, चलिए तो ये था। इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है ना सभी को, है ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन था इस फॉर्मूले के ऊपर, और इस फॉर्मूले को आप सभी डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, बोर्ड से इस फॉर्मूले का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो बोर्ड वाले बच्चे इस फॉर्मूले को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन यहाँ पर आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा ना समझें कि सर ऑप्शन कहाँ है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन ये है कि ये है न्यूक्लियस जिसके ऊपर बॉम्बार्डिंग करी गई है। ओके, चलिए तो यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है और वो स्कैटर हो गया। ठीक है, एक और अल्फा पार्टिकल है वो भी स्कैटर हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका ये है न्यूक्लियस, ये सारे न्यूक्लियस सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम है।
ये एक अल्फा पार्टिकल आया, स्कैटर हो गया, ये एक अल्फा पार्टिकल आया, स्कैटर हो गया। तीसरा ऑप्शन आपका ये है न्यूक्लियस, फिर से ये एक अल्फा पार्टिकल आया, स्कैटर हो गया, ये एक अल्फा पार्टिकल आया, सीधा चला गया। ठीक है, डी ऑप्शन है आपके पास, फिर से न्यूक्लियस है, ये एक अल्फा पार्टिकल आया, स्कैटर हो गया, और ये एक अल्फा पार्टिकल आया, वो भी स्कैटर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो वीडियो पॉज करके आप उसका आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर है, मेरे ख्याल से आपने सही बताया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है जल्दी, तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने टिक किया होगा, सी। क्या टिक किया होगा? सी। लेकिन आपको दोस्त बता दूं कि सी आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन डी आपका मोर करेक्ट आंसर है। डी आपका क्या है? मोर करेक्ट आंसर। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं एग्जाम में तो आप डी ऑप्शन टिक करके आएंगे, है ना, क्योंकि आपको मैंने समझाया था कि जब ऐसा बोला गया था, ऐसा मतलब अब कोई भी पूछे तो अपन को बोलना भी यही है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो जाते हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो जाते हैं। लेकिन ये बात तब तक सही है जब तक ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है। कैसा ऑप्शन? ऐसा, सुनिए जरा ध्यान से, कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एक छोटे एंगल पर स्कैटर हो गए थे। एक्चुअल में उनमें भी थोड़ा सा डिफ्लेक्शन था, वो जीरो के पास था, इसलिए उसको नेग्लिजिबल कर दिया गया था। इसीलिए यहां पे देखिए, जो पार्टिकल पास से पास हो रहा है ना, काफी करीब से पास हो रहा है न्यूक्लियस के, तो वो तो ज्यादा स्कैटर हो गया, और जो दूर से हो रहा है उसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन है। ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें तो दोनों अल्फा पार्टिकल जो गए थे उनको तो न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट कर लिया, तो इसलिए बी ऑप्शन में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, वो तो गलत है। बी ऑप्शन में अपने कोई डाउट नहीं है कि वो क्यों गलत है। ठीक है, हाँ, ये ऑप्शन क्यों गलत है? ए ऑप्शन, इसमें देखिए जो अल्फा पार्टिकल पास मतलब करीब से पास हो रहा है, करीब से जा रहा है, और जो अल्फा पार्टिकल दूर से जा रहा है, दोनों का डिफ्लेक्शन सेम कैसे हो सकता है? भाई जो पास से जा रहा है उसमें जोर से लात पड़नी चाहिए, और जो दूर से जा रहा है उसमें धीरे से लात पड़नी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यहां पर तो दोनों में बराबर बराबर जोर से लात पड़ी, मतलब दोनों के स्कैटरिंग एंगल सेम है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। हाँ, ये आपका करेक्ट है जैसा कि आपने पढ़ा है, लेकिन इस बार ये अपना आंसर नहीं बन पाया। इसका कारण ये है क्योंकि वो ऑप्शन था यहाँ पे। आई होप कि आप इसको समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहां पे आपसे फिर से पूछा जाएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, जो भी लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट। और आपको दो यहां पर इस तरीके का डायग्राम भी दिया गया। यहां पर एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z1 है, और एक दूसरा न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर अपन ने लिख दिया Z2। ओके, अब इस न्यूक्लियस से बी डिस्टेंस पर, इस न्यूक्लियस से बी डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? बी डिस्टेंस पर एक अल्फा पार्टिकल जा रहा था और वो स्कैटर हो गया। ठीक है, और इस वाले न्यूक्लियस से भी बी डिस्टेंस पर एक अल्फा पार्टिकल जा रहा था। बी डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस क्या है? बी, और वो 90 डिग्री पर स्कैटर हो गया। ठीक है, ये स्कैटर हुआ 60 डिग्री पर और वो स्कैटर हुआ 90 डिग्री पर। क्लियर? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है आपका Z1 इक्वल्स टू Z2, दूसरा ऑप्शन है आपका Z1 ग्रेटर देन Z2, तीसरा ऑप्शन है आपका Z1 लेस देन Z2, और चौथा ऑप्शन है आपका भाई नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बताइए, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं, कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, तो भाई क्या है, अभी पीछे ही आपको समझाया, आपको क्या करना है, यहां पर दोनों न्यूक्लियस को कंपेयर करना है ना। अब एक का एटॉमिक नंबर क्या है? Z1, और दूसरे का क्या है? Z2, और दोनों एटॉमिक नंबर को आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों इक्वल है। तो भाई सिंपल सा फंडा, एटॉमिक नंबर डिसाइड कौन करता है? एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है न्यूक्लियस में रहने वाले प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे, और जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे मतलब उसके पास चार्ज ज्यादा होगा,
और जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा वो लात भी जोर से ही मारेगा बेटा, मतलब कहने का वो फोर्स जोर से लगाएगा। तो अब देख लो कि भाई डिस्टेंस सेम थी, आने वाला इंसान सेम था, लेकिन लात अलग अलग पड़ी। तो इसका मतलब क्या है, उसने जोर से लात मारी क्योंकि 90 डिग्री पे गया, और इसने धीरे से लात मारी। इसका मतलब तुम बेटा छोटे हो, अभी बच्चे हो तुम, और ये तुम्हारे पप्पा हैं Z2। इसका मतलब क्या है, Z2 इज ग्रेटर देन Z1, और ये है अपना ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां तक क्लियर है। तो ये कहानी थी बेटा रदरफोर्ड तक की, ठीक है। इसमें अपन ने एटम होता क्या है, यहां तक एटम क्या होता है ये एक्सप्लेन किया, फिर एटम के एटॉमिक मॉडल है ना किस किस साइंटिस्ट ने दिए, जे थॉमसन, डाल्टन से स्टार्ट हुआ, डाल्टन फिर थॉमसन और फिर रदरफोर्ड। क्लियर। अब बोहर, जिन्होंने रदरफोर्ड के जो क्वेश्चन वो एक्सप्लेन न कर सके, बोहर ने आंसर दिए, ठीक है। तो इसके बाद अपन देखेंगे बोहर का एटॉमिक मॉडल। ओके चलिए, तो हमारा नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर बोहर। ओके तो डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन और अब बोहर। तो रदरफोर्ड अपने जिन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाए थे उनको बोहर ने बड़े इजीली समझा दिया। जैसे पहला क्वेश्चन रदरफोर्ड से क्या पूछा गया था कि भाई आपका एटम जो है वो अनस्टेबल क्यों नहीं है, वो स्टेबल क्यों है। हालांकि बुरी बात नहीं है भाई, स्टेबल है तो अच्छी बात है, लेकिन रदरफोर्ड उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो उस चीज को एक्सप्लेन किसने किया, बोहर ने, ठीक है। और क्या पूछा गया था रदरफोर्ड से कि आपके एटम से जो एनर्जी बाहर आ रही है वो उनका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, ठीक है। वो ऐसा बिखरा बिखरा सा क्यों है भाई, वन एनर्जी मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये 10 तक कंटिन्यूअस काउंटिंग है ना, तो 1 2 3 4 ऐसा एनर्जी जो है वो कंटिन्यू क्यों नहीं है। बीच में जैसे 1 एनर्जी मिल गई तो 2 3 4 5 गायब है, 6 मिल गया, 7 8 9 गायब है, 10 मिल गया, ऐसा क्यों है, डिस्क्रीट फॉर्म में क्यों है। ओके तो इन क्वेश्चंस के आंसर बोहर ने बड़ी इजीली दे डाले। तो क्या था, देखो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक और पूछा गया था रदरफोर्ड से कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूम पा रहा है ना। तो सेंट्रीपिटल के बारे में शायद उन्हें नहीं पता था, इसलिए वो बोहर ने आके समझा दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, which is providing by electrostatic nucleus force, electrostatic attraction force between nucleus and electron। ओके ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब ये कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा एटम है तो नहीं पता, तो अपन एटम का चार्ज जनरली क्या लिख देते हैं, Ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, E, ठीक है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन को उसके सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल। ओके तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट जो था बोहर का वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ओके सेकेंड पोस्टुलेट क्या था, तो भाई सेकेंड पोस्टुलेट रदरफोर्ड जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए थे तो क्या था, बोहर ने क्या करा, उस साइंटिस्ट को बुलाया जिसने रदरफोर्ड से क्वेश्चन किया था कि भैया आपका एटम जो है वो स्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों नहीं है। ओके तो रदरफोर्ड ने उसको बुलाया और रदरफोर्ड क्या बोलते हैं, चल बेटा एक काम कर, तू मेरे साथ चल एटम के अंदर। तो रदरफोर्ड उसको एटम के अंदर लेके गए, ऐसे ही मतलब समझने के लिए। तो फिर बोहर उसको एटम के अंदर लेके जाते हैं और फिर बोहर एटम में न्यूक्लियस की तरफ से चलते हैं, अचानक से उन्हें मिली एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, ठीक है। ओके घूम रहा था। अब बोहर ने बोला कि चल इस और इलेक्ट्रॉन जो इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस सर्कुलर ऑर्बिट का क्या निकाल लो, एंगुलर मोमेंटम। तो वो निकल के आया h/2π। फिर और आगे चले, अगला इलेक्ट्रॉन मिला जो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा था। बोहर ने बोला चलो इसका भी एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो उस साइंटिस्ट ने उसका भी एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया सर्कुलर ऑर्बिट का 2h/2π। और आगे चले, अगला इलेक्ट्रॉन मिला जो थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा था। बोहर ने बोला इसका भी एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकला 3h/2π। तो भाई वो साइंटिस्ट बोला क्या बोहर क्या तुम घुमा रहे हो यार, सीधे सीधे बोलो ना क्या बोलना चाहते हो। तो बोहर उसको बोलते हैं कि देख बेटा एक्चुअल में क्या है कि हर चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो एनर्जी एमिट करता है, यू आर राइट,
लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन करते हुए भी वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा, और वो जगह है ऐसे सर्कुलर लूप, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर लूप जिनको अपन ऑर्बिट बोलते हैं, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर लूप जिनके एंगुलर मोमेंटम h/2π या 2h/2π या 3h/2π या डॉट 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 nh/2π। तो जब ऐसे सर्कुलर लूप जिनके एंगुलर मोमेंटम ये होते हैं, है ना, h/2π, आइदर h/2π और मल्टीपल इंटीजर ऑफ h/2π, तो इन जगहों पर चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एमिट नहीं करता। तब वो साइंटिस्ट बोला, अच्छा तो मतलब रदरफोर्ड से हमने क्वेश्चन ही गलत कर लिया, अब वो एनर्जी एमिट कर ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी खर्च ही नहीं होगी, तो स्पाइरल पाथ बनाते हुए वो न्यूक्लियस में गिरेगा नहीं, इसीलिए एटम स्टेबल है। लेकिन ये बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये था सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम आइदर इक्वल टू h/2π और मल्टीपल इंटीजर ऑफ h/2π। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट देन देयर इज नो नीड टू एमिट एनी टाइप ऑफ एनर्जी। क्लियर? तभी दूसरे साइंटिस्ट उठ गए, अरे बोहर ऐसे कैसे बोल रहे हो यार, हमने तो जब एटम को ऑब्जर्व करा तो उसमें से तो एनर्जी निकल रही थी। ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था ना जिन्होंने रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम, है ना, तो उनको तो एनर्जी मिली थी। तो बोहर ने बोला, अरे बेटा तुम शांत रहो, है ना, तुम भी मेरे साथ आओ, है ना, तुम भी मेरे साथ आओ और जरा चलो मेरे साथ, है ना। एक्चुअल में क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। बोहर की थर्ड पोस्टुलेट है जो कि रदरफोर्ड के जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था ना जिसका जवाब नहीं दे पाए थे रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम, तो बोहर ने समझाया उस साइंटिस्ट को, देखो बेटा हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमता है तब वहां वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता, वहां वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में बेटा कि आपका एटम को देखना हुआ और उसी टाइम पर एटम के किसी ऑर्बिट से किसी दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जंप लगाना हुआ। समझे बेटा? वापस से सुनो, बोहर ने उस साइंटिस्ट से क्या बोला कि देख बेटा हुआ क्या एक्चुअल में, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमेगा तब तक कोई एनर्जी एमिट नहीं करेगा, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप लगाता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। तो हुआ क्या बेटा कि जब तेरा एटम को देखना हुआ उसी टाइम पर किसी इलेक्ट्रॉन का हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप लगाना हुआ, और इसीलिए तुम्हें एटम से एनर्जी बाहर निकलती हुई दिख गई। समझे? लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट में घूमेगा तब तक कोई एनर्जी एमिट नहीं करता, इसीलिए स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस नहीं था। अब इलेक्ट्रॉन तो पता नहीं कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में जंप लगाएगा, इसीलिए कौन सी एनर्जी एमिट करेगा क्या पता, इसीलिए स्पेक्ट्रम वहां पर कंटीन्यूअस नहीं मिल रहा था। तो बोहर की थर्ड पोस्टुलेट यही थी, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देन इट एमिट एनर्जी। और ये एनर्जी कितनी होती है ये भी बोहर ने बता दिया, हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है और माइनस लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, इसका डिफरेंस जो निकलेगा वही एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रॉन एमिट करने वाला है। इज दैट क्लियर? तो ये तीन पोस्टुलेट बोहर ने दिए, ठीक है। अब इसके बाद बोहर यहीं नहीं रुके, बोहर ने एटम के हर ऑर्बिट की रेडियस भी दे डाली। बोहर ने एटम की ऑर्बिट्स में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की स्पीड तक दे डाली। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक, कितनी पोटेंशियल, कितनी टोटल, सब कुछ बोहर ने बता दिया। क्लियर? इसके साथ एक और ये पॉइंट है, एंगुलर मोमेंटम इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, और इसका क्वांटा क्या है, h/2π, है ना। चलिए, तो यहां पर अब हम यहां पर देखेंगे रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। तो अपन एक एक करके रेडियस, फिर स्पीड, वेलोसिटी वगैरह, एनर्जी वगैरह ये सब पढ़ने वाले, ठीक है। तो अपना अगला पॉइंट है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। ओके, चलिए तो रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, तो यहां पर ये अपन ने कोई एक न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट, एक कोई एटम ले लिया, है ना। कौन सा एटम है, उसका चार्ज क्या लिखोगे, Ze, क्योंकि नहीं पता। अब एटम जब होगा तब देख लेंगे, Z उतना रख देना, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और उसका चार्ज हमने ले लिया E के बराबर, और ये कोई nth ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, तो रेडियस हमने मान ली Rn,
और यहाँ पर वो vn स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और हमें इस ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अगर फर्स्ट पॉस्टुलेट अपन बात करें तो फर्स्ट पॉस्टुलेट के अकॉर्डिंग है ना, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ऐसा r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर k और यहाँ पर q1 की जगह ze और q2 की जगह e, तो k ze स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू mv स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है। ये था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट, ठीक है, फर्स्ट पॉस्टुलेट बोहर की। अब फर्स्ट पॉस्टुलेट से ये हो गया। सेकंड पॉस्टुलेट से अगर अपन बात करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉस्टुलेट में क्या था, सेकंड पॉस्टुलेट में उन्होंने क्या बोला था कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम का अपन रोटेशन चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं, क्या लिखते हैं mvr, ठीक है। और ये mvr क्या था nh अपॉन 2 पाई, आइदर h अपॉन 2 पाई और मल्टीपल इंटीजर ऑफ h अपॉन 2 पाई, तो अपन ने nh अपॉन 2 पाई लिख दिया था, क्लियर है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, अपन को रेडियस निकालना है, ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू निकाल लो। v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा nh अपॉन 2 पाई mr, और इस v की वैल्यू को अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना। तो पुट v इन इक्वेशन 1, और फिर इस v को जब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा kze स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू, ठीक है, v की वैल्यू क्या है nh अपॉन 2 पाई mr, तो यहाँ पर v स्क्वायर है तो m और यहाँ पर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, क्लियर। एक r से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली रेडियस को केवल इधर पहुंचा दो, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका क्या बचेगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर m। ये है आपका रेडियस का फॉर्मूला जो कि बोहर ने हमें दिया, ओके। अब एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या पता है, h का प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू पता है उसकी 6.6 इंटू 10⁻34, पाई की वैल्यू पता है, k 9 इंटू 10⁻9, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m इलेक्ट्रॉन का मास। केवल क्या बचता है जो हमें नहीं पता, जो हमें क्वेश्चन में पता चलेगा, तो वो है आपका ऑर्बिट नंबर और एटॉमिक नंबर, ऑर्बिट नंबर और एटॉमिक नंबर, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई फलाने एटम की फलानी ऑर्बिट का क्या निकालो, रेडियस निकाल के बताओ, है कि नहीं। तो ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में पता चलेंगी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सारी वैल्यूज पुट कर बस इन दोनों चीजों को छोड़ दो और एक फाइनल रिजल्ट जो है, ताकि अपन एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी से कर सकें, ठीक है। तो फिर क्या निकल के आएगा कि रेडियस इक्वल्स टू, जब आप ये सारी वैल्यूज n को छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻34 उसका स्क्वायर लगा दोगे, है ना, और यहाँ पर 4 पाई 3.14 उसका भी स्क्वायर लगा दोगे, k की जगह 9 इंटू 10⁻9 लिख दोगे, z को एज इट इज छोड़ दो अभी, क्योंकि z अपन को क्वेश्चन में पता चलेगा, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, ओके, e की वैल्यू 10⁻19 और इनटू मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल हमारे पास रेडियस निकल के आती है किसी भी nth ऑर्बिट की, क्या 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, और याद रखना ये किसमें है, एंगस्ट्रॉम में, ये हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन में आपको ऑर्बिट नंबर बोला जाएगा, एटॉमिक नंबर बोला जाएगा, कौन सा एटम है, फटाक से वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बताओ, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बताओ, जैसे ये एक और क्वेश्चन है उसको भी अपन अभी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस बताओ, तो भैया हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आप पूछना चाहते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी तो देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल्स टू 1 और हाइड्रोजन एटम है तो z1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की रेडियस निकलेगी 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, n का मतलब 1 का स्क्वायर और z का मतलब 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकलेगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये है क्लियर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज r, है ना, और कभी भी एटम के बारे में ना बोला जाए तो हाइड्रोजन एटम को कंसीडर किया जाता है। तो हमें यहां पर दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज r, देन फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। तो हमें r के टर्म्स में ही अपना आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो अगर सेकंड ऑर्बिट की रेडियस r दी गई है तो r, तो यहां पर आपको क्या करना है, n की जगह 2 पुट करना है ना, और z हम 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि एटम के बारे में नहीं बोला गया है, तो हाइड्रोजन एटम ही कंसीडर करना है, क्लियर है। चलिए, तो रेडियस क्या निकलेगी सेकंड ऑर्बिट की, तो 0.529 और यहां पर 4 और z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब हमें निकालना था थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस। तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या निकल के आएगी, r थर्ड इक्वल्स टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन z, तो 1 ही रहेगा एंगस्ट्रॉम, ये निकल के आएगी। लेकिन हमें आंसर चाहिए r के फॉर्म में, ठीक है। तो अब r की वैल्यू क्या है 0.529, 4:1, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो 0.529 और ये 4, ये मिलके क्या हो जाएगा r, और बाकी 9/4 अपन ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड बाय 4, और इसकी जगह अपन पूरे की जगह क्या लिख देंगे, r। तो ये है हमारे थर्ड ऑर्बिट की रेडियस 9/4 इंटू r। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए, तो यहां पर एक और क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज फाइंड द ऑर्बिट नंबर। तो यहां पर आपको रेडियस मिसिंग है, एक ऑर्बिट की आपको क्या दी गई है, रेडियस, एक ऑर्बिट की आपको क्या दी गई है, रेडियस 4.761। कितनी दी गई है, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये आपको रेडियस दी गई है और आपसे ऑर्बिट नंबर पूछा गया है, ठीक है। तो आप तो फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, किसी भी ऑर्बिट के, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ओके। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, रेडियस हमें दी गई है कितनी, 4.761 और 0.529। अब यहां पर भी आपसे एटम के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो आप कौन सा एटम कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन एटम। तो z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और यहां पर n स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्त n स्क्वायर इज इक्वल टू 4.761 डिवाइड बाय 0.529, और ये आता है आपका लगभग 9 के इक्वल। तो यहां से n आ जाएगा 3। मतलब ये जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, थर्ड ऑर्बिट की। किसकी बात चल रही है, थर्ड ऑर्बिट की। इज दैट क्लियर, ओके। अब अपन फाइंड आउट करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, ठीक है। किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, अब हम वो फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, फिर से एक एटम कंसीडर करते हैं, ठीक है। कौन सा एटम है ये नहीं पता, तो अपन यहां पर उसका चार्ज क्या लिखेंगे, Ze, ओके। क्योंकि न्यूक्लियस में कौन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन्स का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z होता है, एटॉमिक नंबर। तो इसलिए उसका चार्ज क्या लिख दिया था न्यूक्लियस का, Ze, ओके। चलिए, तो Q1 अपन ने इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस अपन ने Rn मान ली, nth ऑर्बिट है, वेलोसिटी Vn मान लिया, ओके। चलिए अब यहां पर फिर से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट पोस्टुलेट अपनी क्या बोलती है, KZe स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट हमारी ये बोलती है, ठीक है। तो यहां से एक r कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बचेगा केवल KZe स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू mv स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड पोस्टुलेट हमारी क्या बोलती है, सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2π, ओके। अब यहां पर हम रेडियस की वैल्यू अगर पुट कर दे, ठीक है, तो mv और रेडियस की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाला n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4
पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और यहां से अगर अपन किसको सॉल्व करेंगे, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ जो भी कैंसिल आउट हो रहा कर देंगे, और फिर यहां से अपन जब वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगा, ठीक है, एक NH कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, ये अपने पास बचता है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले में भी अगर अपन ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें, अपन को लगभग सारी चीजें ही पता है, बस किसको छोड़ के, Z और N को छोड़ के। तो Z और N को अपन यहाँ पे फिर से छोड़ देते हैं, बाकी सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी निकल के आती है 2.1 इंटू 10⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड। तो बस आपको आपका क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, ऑर्बिट नंबर पुट करना है, एटॉमिक नंबर पुट करना है, और आपको आपके किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट की वेलोसिटी मिल सकती है, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। हाँ, तो हमने बोहर का एटॉमिक मॉडल देखा, और बोहर के एटॉमिक मॉडल से हमें क्या क्या मिला, बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के साथ साथ किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल लो, वो फॉर्मूला देख लिया, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड वेलोसिटी से चल रहा है वो अपन ने देख लिया। अब अपन एनर्जी की बात करते हैं, थर्ड टॉपिक, ओके। तो भाई अब एटम है, ठीक है, कोई सा भी एटम आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस का चार्ज अपन Ze कंसीडर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन E कंसीडर करते हैं, मास अपन ने m कंसीडर कर लिया, कोई nth ऑर्बिट है, ठीक है, nth ऑर्बिट है, और उसकी वेलोसिटी क्या मान लिया अपन ने, Vn उस ऑर्बिट में, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है ना, तो मूव कर रहा है इसका मतलब क्या, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, और एक पोजीशन, एक सिस्टम है पूरा, यहां पर क्या है, एक सिस्टम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का एडिशन टोटल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहां पर अपन ये सारी एनर्जी अब यहां पर कंसीडर करने वाले हैं। तो यहां पर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन मान लिया विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। तो चलिए सबसे पहले अपन यहां पर कंसीडर करने वाले हैं, यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भाई आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम ही रहा है, ओके, कितनी स्पीड से घूम रहा है, Vn से घूम रहा है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखेंगे, हाफ mVn स्क्वायर, और वेलोसिटी अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, ठीक है, ये अपन ने वेलोसिटी के फॉर्मूला में कैलकुलेट कर लिया था, उसका स्क्वायर कर दिया, और जब स्क्वायर करके उसको अपन इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल के आएगी हाफ m, और इसका होल स्क्वायर जो था वो खोल दिया, ठीक है, और फिर अपन इसको रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके फॉर्म में, रेडियस के फॉर्म में, और रेडियस के फॉर्म में जब अपन काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो ये निकल के आ जाती है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। चलिए, और बाकी सब आपको नोटेशंस वहां पर पता ही है, के क्या है, जेड क्या है, ई क्या है, और आर रेडियस है उस ऑर्बिट की, जिस ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके होते हैं, Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Ze है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो उससे R डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो दो चार्ज का सिस्टम है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके होते हैं, Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू अपन पुट करेंगे, और फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे देखिए K, और Q1 की वैल्यू -E, और Q2 की वैल्यू Ze अपॉन R, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ जाता है -KZe स्क्वायर अपॉन R। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पता चलने के बाद हम यहाँ पर एक काइनेटिक और पोटेंशियल में रिलेशन भी लिख सकते हैं, क्या, कि काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये जेई और नीट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल में आपको रिलेशन भी याद रखना है। अब इसके बाद आता है अपनी थर्ड, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या है भाई, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहाँ पर टोटल एनर्जी का सिंबल अपन ने E दिया है, ठीक है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल चुके हैं -KZe स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे है आपके सामने देख सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करी और उनको ऐड करा तो टोटल एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में टोटल एनर्जी निकल के आती है -12 KZe स्क्वायर अपॉन आर। और अब इस टोटल एनर्जी का रिलेशन भी अपन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के साथ देख सकते हैं बड़े इजीली,
ठीक है। अच्छा, उससे पहले यहां पर अपन ये डिस्कस करेंगे कि टोटल एनर्जी में ये जो नेगेटिव साइन आप लोगों को दिख रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? तो दोस्त आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी चाहे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रहा है, चाहे कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ग्रेविटेशन चैप्टर में, है ना, क्लियर है, ग्रेविटेशन चैप्टर में अपन ने पढ़ा है, और चाहे मून अपनी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब कोई भी ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है और अगर उसकी टोटल एनर्जी में नेगेटिव आता है, या कभी भी किसी की भी टोटल एनर्जी में नेगेटिव आए, तो आपको उस नेगेटिव साइन का मतलब पता होना चाहिए। उस नेगेटिव साइन का मतलब होता है दोस्त कि वो सिस्टम बाउंडेड है। यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रहा है, तो अपना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और उसकी टोटल एनर्जी में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, वो उस न्यूक्लियस को छोड़ के जा नहीं सकता। ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। अगर आपको उसको फ्री कराना है तो आपको कुछ एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी वहां पे, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएगा। इज दैट क्लियर कि इस नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है? ओके, ये कुछ वैसा ही है जैसे दोस्त एक कुत्ता है जो एक रस्सी के द्वारा एक पेड़ से बंधा हुआ है। एक कुत्ता है जो एक रस्सी के द्वारा एक पेड़ से बंधा हुआ है, जो भी है ये कुत्ता है, एक रस्सी के द्वारा इस पेड़ से बंधा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, ये कुत्ता बाहर की तरफ अगर जंप लगाएगा तो रस्सी इसको वापस से कहां खींच लेगी? अंदर। मतलब ये कुत्ता बाउंडेड है इस पेड़ से, क्लियर है। तो ठीक वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन खुद से ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बाउंडेड है, इसीलिए यहां पर टोटल एनर्जी में नेगेटिव आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब अगर आपको सिस्टम को फ्री कराना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना है, तो आपको कुछ एनर्जी की वहां पर क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। और वो सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी? इस कुत्ते को फ्री कराने के लिए आपको कितनी एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी? जितनी एनर्जी से जब ये जंप लगाता है बाहर की तरफ और वो रस्सी इसको खींच लेती है अंदर की तरफ, तो आपको फ्री कराने के लिए इसको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से रस्सी इसको बांध के रखी हुई है। बात समझे? तो ठीक उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को आप फ्री कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अगर आप फ्री कराना चाहते हैं, तो आपको उतनी ही एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से न्यूक्लियस उसको अंदर बांध के रखा हुआ है। तो उतनी ही एनर्जी से जब आप उसको बाहर की तरफ एनर्जी की सप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो अपन यहां पर पढ़ सकते हैं कि नेगेटिव साइन इन टोटल एनर्जी इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज इन बाउंडेड कंडीशन। इलेक्ट्रॉन कैसी कंडीशन में? बाउंडेड कंडीशन में। और अगर उस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना चाहते हैं तो हमें एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि ठीक इक्वल होगी टोटल एनर्जी के, जो बांध के रखी हुई है, लेकिन कैसी होगी? अपोजिट। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहां पर बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या? वही एनर्जी है ना, जितनी अपन उसको सप्लाई करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री। और ये एनर्जी ठीक इक्वल होती है और अपोजिट होती है किसके? टोटल एनर्जी के, ठीक है। तो टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। दिस एनर्जी इज इक्वल एंड अपोजिट टू टोटल एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी अपन क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी के ठीक इक्वल और अपोजिट। टोटल एनर्जी हमें याद है क्या थी अपनी टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी अपनी थी -12kZe²/r। ये थी अपनी टोटल एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? उसकी इक्वल, देखो इक्वल है, और साथ ही साथ कैसी है? अपोजिट, ठीक है। यहां पर अब अपन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इन सब में रिलेशन लिख सकते हैं। तो भाई काइनेटिक एनर्जी अभी आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी हर तरीके से सेम होते हैं, ठीक है, साइन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखने हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? देखिए यहां पर, इफ n मतलब ऑर्बिट नंबर, इफ ऑर्बिट नंबर, ठीक है, इंक्रीज, अगर ऑर्बिट नंबर बढ़ा दिया जाए, देन व्हाट विल बी हैपन विथ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये दोस्त क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। अगर आप ऑर्बिट नंबर बढ़ाएंगे, इसका मतलब आप रेडियस भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, रेडियस भी आप बढ़ा रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ kZe²/r, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अब रेडियस अगर आप बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -kZe²/r, रेडियस आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए?
डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन दोस्त यहां पर माइनस होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि निगेटिव साइन के साथ जो नंबर जितना छोटा होता है वो एक्चुअल में वो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज ना बोलते हुए हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज। ठीक है, सिमिलरली यही सब कुछ होगा किसके साथ, टोटल एनर्जी के साथ। टोटल एनर्जी भी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑर्बिट नंबर बढ़ने के साथ साथ रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, तो रेडियस बढ़ेगी तो टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन माइनस साइन की वजह से हमें आंसर टिक करना होगा कि टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर, सेम विथ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो यहां पर कोई माइनस वगैरह है नहीं है, तो जो आंसर है, जो रिलेशन है उसी के हिसाब से अपन आंसर करेंगे। तो यहां पर ऑर्बिट नंबर बढ़ने के साथ आपकी रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, सॉरी, रेडियस बढ़ेगी तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज। इज दैट क्लियर? चलिए, अब यहां पर टोटल एनर्जी को अपन को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो टोटल एनर्जी को डिटेल में पढ़ना है, तो टोटल एनर्जी अपन ने क्या फॉर्मूला देखा था, -12 kZe²/r। अगर अपन यहां पर रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z, और इसको पूरा वैल्यूज वगैरह, k की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ e की वैल्यू, ये सब हमें पता है, ये सब वैल्यूज पुट करते हैं केवल किसको छोड़कर, z और n को छोड़कर, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी वो निकलती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना है, ये जो अपन ने एनर्जी निकाली वो किस में निकाली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है। ठीक है, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब हम किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी टोटल एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास कितनी टोटल एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम E1 = -13.6, हाइड्रोजन एटम है तो Z = 1, और ऑर्बिट नंबर 1 है तो n की जगह भी 1, और इसको सॉल्व करते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बंधा हुआ है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट के, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना चाहते हैं, तो आपको +13.6 अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी देनी होगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हो पाएगा। सिमिलरली हम अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करें, तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से बंधा हुआ है, तो -13.6, Z की जगह अगेन अपन 1 पुट करेंगे, लेकिन इस बार ऑर्बिट नंबर 2 हो गया है, इसीलिए अपन 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, और यहां पर इस बार निकलेगा -3.4, मतलब हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से। ओके, चलिए, तो ये एनर्जी ऐसे अपन किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से बंधा हुआ है, या उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी टोटल एनर्जी है, वो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब दोस्त बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर बात करें तो हाइड्रोजन एटम की, कम से कम हाइड्रोजन एटम की एनर्जीज को अपन 3-4 ऑर्बिट्स तक याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन हाइड्रोजन का एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि उसके एनर्जीज को हम याद रख सके, ताकि अपने एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक है, चलिए, तो हाइड्रोजन का अपन एनर्जी स्पेक्ट्रम देखते हैं यहां पर। तो ये अपन ने ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4 और डॉट 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 ऑर्बिट नंबर इनफाइनाइट तक ऑर्बिट्स बना दिए। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, -13.6 Z²/n², -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम हाइड्रोजन ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालें, तो हम यहां पर अपने फॉर्मूला में, जो हमारा फॉर्मूला है -13.6 Z²/n², उसमें क्या करेंगे, है ना, इस फॉर्मूले में Z की जगह तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्बिट नंबर भी क्या कर देंगे, 1। तो अपनी एनर्जी क्या निकल के आती थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ऑर्बिट नंबर 2 कर दिया जाए, ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे किस तरीके से, हाइड्रोजन एटम तो फिक्स हो गया ना, तो Z की जगह तो 1 ही रहेगा। अब ऑर्बिट नंबर 2 कर दिए, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑर्बिट नंबर 3 करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑर्बिट नंबर 4 करोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑर्बिट नंबर 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट 13.6 में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इनसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो उस बेस पर अपने सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -1.51,
फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -0.89, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट की बात करें तो अपने फॉर्मूले में -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, n की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इनफाइनाइट नंबर की ऑर्बिट। इनफाइनाइट नंबर की ऑर्बिट मींस व्हाट, कि न्यूक्लियस से आपका इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस का उस पर कोई अट्रैक्शन इन्फ्लुएंस होगा नहीं, तो मतलब वो फ्री फोकट का है, उसका वो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ नहीं है, इसलिए उसकी टोटल एनर्जी क्या है, 0 है। तो इस तरीके से अपन हाइड्रोजन एटम के हर ऑर्बिट की एनर्जी को याद कर लेते हैं। फायदा क्या होगा, फायदा आपको अभी आगे पता चलेगा कि हाइड्रोजन एटम के हर ऑर्बिट की एनर्जी याद करने से आपको क्या फायदा होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक आपके लिए बहुत ही शानदार नोट है, तो वो नोट क्या है जरा ध्यान से देखो। अब आप अगर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी याद कर लोगे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी अगर आप हर ये लगभग 4-5 ऑर्बिट्स की अगर याद कर लेते हो तो क्या फायदा होगा वो जरा समझो। मान लो अगर आपसे हीलियम के बारे में बात हो या लिथियम के बारे में बात हो या किसी और एटम के बारे में बात हो, तो अगर आपसे पूछा जाए हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताइए, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर यहां पे आएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट नंबर 1, जो कि ऑलरेडी हाइड्रोजन की भी ऑर्बिट नंबर 1 थी, है ना। तो हाइड्रोजन की ऑर्बिट नंबर 1 में कितनी एनर्जी थी, 13.6, तो ऑर्बिट नंबर 1 हाइड्रोजन की ऑर्बिट नंबर 1 में एनर्जी कितनी थी, 13.6। बस यहां पे नई चीज क्या आ गई, जेड स्क्वायर, क्या आ गया, जेड स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड ऑर्बिट में बात करें तो हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहां पर 2 रख के, है ना। जब हीलियम की निकालोगे तो यहां पर बस नई चीज क्या आएगी, हीलियम के एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। इसका मतलब अगर अपन हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी में किसी दूसरे एटम के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा एनर्जी स्पेक्ट्रम उस पर्टिकुलर एटम का स्पेक्ट्रम बन जाएगा। क्लियर। जैसे आपसे पूछा जाए लिथियम के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, लिथियम के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो आपको क्या सोचना है कि हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती थी, तो हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी 3.4। तो बस आपको क्या करना है, लिथियम के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 9 से, 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये एनर्जी लिथियम की बन जाएगी। आपसे पूछा जाए हीलियम के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, तो आप क्या सोचोगे, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती थी, 1.51। तो आपको क्या करना है, इस 1.51 में हीलियम के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम के ये 4-5 ऑर्बिट्स की एनर्जी याद रख लेते हैं तो आपको बाकी दूसरे एटम्स की एनर्जी याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, हाइड्रोजन एटम के उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी में किसी दूसरे एटम के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में जेड स्क्वायर आता है, क्या आता है, जेड स्क्वायर, और एन स्क्वायर ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है। तो वही नोट आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है, इफ वी मल्टीप्लाई ऑल द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी अदर एटम then these all energies of hydrogen atom become energy of that particular atom. Is that clear? चलिए, इसके बाद ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अपन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, V क्रॉस R is directly proportional to, V क्रॉस R, V into R is directly proportional to, और आपके पास ऑप्शन है R रूट R, R स्क्वायर 1/R स्क्वायर। तो देखिए यहां पे, तो हमें पता है V इंटू आर, तो हमें पता है कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, और रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। तो अगर हमसे पूछा जाए V इंटू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो 1/N इंटू N स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब हमें पता है, लेकिन ऑप्शन तो रेडियस के फॉर्म में दिए गए हैं, हमारा जो आंसर आया वो ऑर्बिट नंबर के टर्म्स में आया, तो अब हमें इस ऑर्बिट नंबर को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, तो रूट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर रूट लोगे तो, ठीक है। तो N की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट R। तो इसीलिए यहां पर या तो आंसर आप N टिक करेंगे या फिर आप आंसर टिक करेंगे रूट R। इज दैट क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एंगुलर, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिन बच्चों को देखना हो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए,
हाँ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब दोस्त एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, ठीक है। अब m तो ठहरा कांस्टेंट, उसको तो कोई मतलब नहीं, तो mvr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वापस से फिर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, v और r मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और v और r मल्टीप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो v इंटू r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, 1 by n इंटू एन स्क्वायर, एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, लेकिन n के फॉर्म में तो आंसर है नहीं यहां पर अपने, ठीक है। तो n को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, फिर से स्क्वायर रूट ले लो, तो रूट r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो n की जगह अपन किसको टिक कर सकते हैं, रूट r को टिक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये है दोस्त अपनी एनर्जी, ये इसका भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूला पे बेस्ड छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी आज अपन ने क्या देखा, एनर्जी और एनर्जी स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अभी अपन इसके बाद अब क्या पढ़ने वाले हैं, ये अपना एनर्जी हो गया। अब एनर्जी के बाद भाई बोहर ने एटम के हर ऑर्बिट की रेडियस दे दी, किसी भी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चल रहा है वो भी बता दिया, एनर्जी के बारे में बातें बता दी। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चल रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अब चार्ज जब चलता है तो करंट भी होता है, तो हर ऑर्बिट में करंट भी होता है। ये जो ऑर्बिट होती है ना एटम की, वो बिहेव करती हैं एज अ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। अब करंट होगा तो करंट जहां पर होगा वहां सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डाइपोल बनेगा, डाइपोल बनेगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। तो अपन को ये सारी बातें डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड भी देखना है, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी भी देखनी है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी वगैरह, ठीक है। हाँ, तो रेडियस देखी, वेलोसिटी देखी, एनर्जी देखी। अब उसके बाद अपना अगला, भाई बोहर ने बहुत सारी चीजें बताई, तो भाई हर ऑर्बिट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है ऑर्बिट में। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है ना, और जब वो घूम रहा है तो भैया रिवॉल्यूशन करने का टाइम क्या है, टाइम पीरियड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का। तो अगला टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले वो क्या है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस चार्ज Ze, और अपन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q1, रेडियस मान ली Rn, वेलोसिटी मान ली Vn। तो भाई हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करें तो टाइम को अपन कैपिटल T लिख देंगे, और एक रिवॉल्यूशन में कोई भी कितना चलता है 2πr, और वेलोसिटी मान लो Vn, और Rn मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस या वेलोसिटी अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उनकी वैल्यूज अपन पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे Rn की तो 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे 2.1 इंटू 10⁶ z/n, और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हटाकर टाइम पीरियड का अगर केवल रिलेशन देखें ऑर्बिट नंबर और एटॉमिक नंबर से, तो रिलेशन निकल के आता है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ अपॉन z स्क्वायर, n³ अपॉन z स्क्वायर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड जो है वो ऑर्बिट नंबर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इज दैट क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि यहां पर ये जो कांस्टेंट टर्म थी उसको सॉल्व करने पर कितना आया था, तो वो भी आपको पता चल जाएगा अभी आगे, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम का Z तो 1 हो गया, फिक्स हो गया भाई। तो यहाँ पर टाइम पीरियड केवल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n³ के। तो अगर हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के टाइम पीरियड का रेशियो पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा 1:8:27, क्योंकि n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए, और Z स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर अलग अलग एटम्स के बारे में बात करी जाए और ऑर्बिट नंबर को फिक्स कर दिया जाए, है ना। मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, इनके टाइम पीरियड का रेशियो पूछा जाए, केवल हाइड्रोजन हीलियम के टाइम पीरियड का रेशियो पूछा जाए, तो आपको रिलेशन यूज करना होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन इज टू हीलियम इज टू लिथियम इज इक्वल्स टू 1/, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 इज टू 1/2 का स्क्वायर इज टू 1/3 का स्क्वायर। तो अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी माय फ्रेंड्स सबको पता है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो भाई टाइम पीरियड तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके थे, क्या आया था, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। तो भाई फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो दोस्त यहां पर कांस्टेंट आता है 6.6 इंटू 10⁻⁻15। ये एक बार छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं सीईटी वगैरह उनमें पूछा गया था कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻15, क्योंकि हाइड्रोजन है तो Z1 हो जाएगा, n फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा गया था, n भी 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद और मेन मुद्दा यही है दोस्त कि आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर से क्या रिलेशन है और ऑर्बिट नंबर से, ठीक है। चलिए अब क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है तो भाई चार्ज पार्टिकल जब चलता है तो करंट फ्लो करता है, तो हर ऑर्बिट में कुछ ना कुछ करंट भी होगा, है ना। तो वो करंट कैसे फाइंड आउट करा जाएगा, ये भी बोहर ने हमें बताया। तो भाई अपन ने फिर से एक न्यूक्लियस मान लिया, एटम मान लिया, और न्यूक्लियस है उसका ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, चार्ज वगैरह मान लिए, ठीक है। अब हमें पता है करंट क्या होता है, Q/T, ठीक है। और अगर फर्स्ट रिवॉल्यूशन की बात करें, केवल एक रिवॉल्यूशन में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अगर अपन बात करें तो अपन क्या करेंगे, I = Q/ और T की जगह अपन क्या लिख देंगे, कैपिटल T, क्योंकि आप एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो वो टाइम होगा उसका टाइम पीरियड के बराबर, ओके। और टाइम पीरियड क्या होता है वो ऑलरेडी अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 2πr/v, और उसमें अपन को v का रिलेशन भी पता है भाई, क्या है 2.1 इंटू 10⁶ Z/n, और रेडियस भी हमें पता है 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, तो इसलिए 10⁻10 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा निकल के आता है I = 10⁻³ Z²/n³। तो करंट का भी Z और n से क्या रिलेशन है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सीईटी जैसे एग्जाम्स में कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है। तो भाई यहां पर हाइड्रोजन एटम है तो Z की जगह 1 कर दो, ऑर्बिट नंबर भी 1 कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, और आपका आंसर आ जाएगा 10⁻³ एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में कितना करंट फ्लो करता है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहां पर करंट का Z और n से क्या रिलेशन निकला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, और सेम यही रिलेशन किसका था, फ्रीक्वेंसी का। लेकिन फ्रीक्वेंसी का जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है 6.6 इंटू 10⁻⁻15, और करंट का जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है 10⁻3, ओके। ऐसे आप किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में करंट निकाल सकते हैं, ओके। चलिए अब भाई करंट है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, और नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तो वहां पे डाइपोल बनेगा। तो डाइपोल बनेगा तो डाइपोल मोमेंट भी निकालना पड़ेगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट है अपनी, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट है, उसका डाइपोल मोमेंट निकालना, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ चुके होते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर में। क्या होता है, करंट इंटू एरिया, और करंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एरिया πr², क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है। यहां पर एक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं अपन, तो चार्ज तो E होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज की जगह क्या आ जाएगा E, और टाइम पीरियड की जगह क्या लिख देंगे अपन, 2πr/v। तो 2πr और v कहां चला जाएगा, ऊपर, πr², एक r से r वगैरह कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहां से डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाएगा अपना EVR/2, EVR/2, ये अपना डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाता है। अब यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, और फाइनली हमें क्या पता चलता है कि डाइपोल मोमेंट, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी अपन ने, ये देखिए, ये वेलोसिटी की वैल्यू इनटू ये रेडियस की वैल्यू, ये सब पुट करने के बाद हमें क्या रिलेशन मिलता है कि डाइपोल मोमेंट, कांस्टेंट टर्म्स जो है वो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। मेन यहां पे जो हमें समझना है कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर। जैसे जैसे आपका ऑर्बिट नंबर बढ़ता जाएगा डाइपोल मोमेंट बढ़ता जाएगा। और एक यहां पर काम की चीज ये है कि डाइपोल मोमेंट किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता, है ना। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बात आप याद रखेंगे, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z⁻0। एटॉमिक नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का डाइपोल मोमेंट पूछा जाए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो सबका सेम, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट का पूछा जाए तो वो अलग अलग, क्योंकि ऑर्बिट नंबर पर डिपेंड करता है, ओके। चलिए इसके बाद रिलेशन बिटवीन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बार मेरे ख्याल से IIT में शायद पूछा गया था। तो क्या है
रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड डाइपोल मोमेंट। तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर। डाइपोल मोमेंट अभी हमने देख लिया क्या होता है, ईवीआर बाय 2। देखा था अभी पीछे, ईवीआर बाय 2 है ना, ईवीआर बाय 2। क्लियर? तो ईवीआर बाय 2। अब लेकिन हमें एंगुलर मोमेंटम और डाइपोल मोमेंट में रिलेशन देखना है, और एंगुलर मोमेंटम में mvr आता है। तो यहां पर vr तो है, m की कमी है, तो हमने m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये बन गया mvr, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। तो l लिख दिया उसको, ठीक है। तो ये बन जाता है m इक्वल टू EL बाय 2m, EL बाय 2m। तो यहां से हमें इनमें रिलेशन मिल गया, किसमें, डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में। अगर आपसे डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा जाए तो E बाय 2m। तो इतनी सारी चीजें हमें बताई किसने, बोहर ने। समझे? ठीक है। आप यहां पर एक बार देख सकते हैं, रेडियस का फॉर्मूला हमने देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, करंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीजें हमें यहां से मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एटम टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा अगला वन शॉट वीडियो बनेगा न्यूक्लियस का। ओके, तो ये वन शॉट वीडियो में, इस वन शॉट वीडियो में अपन ने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन शॉट वीडियो में अपन पूरा न्यूक्लियस कवर करेंगे। अगर बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो उसमें एक एटम, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस, ये सब एक साथ दिए रहते हैं। तो वो अपन ने सेग्रीगेट कर करके वन शॉट वीडियो में एक वन शॉट वीडियो में एटम, एक वन शॉट वीडियो में अपन न्यूक्लियस कवर करेंगे। ओके, तो अपना एटम टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, एक वन शॉट वीडियो फिर से आएगा जिसमें अपन पूरा न्यूक्लियस कवर करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्लस रेडियो एक्टिविटी तक पूरा रहेगा। ओके।